हेलो स्टूडेंट्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल जियो लाइफ एटीट्यूड पर आपका स्वागत है। यहाँ हम ज्योग्राफी को बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से सीखने का प्रयास करते हैं। आज की क्लास 12th क्लास की बुक नंबर 2 भारत, लोग और अर्थव्यवस्था, इसका चैप्टर नंबर 1 जनसंख्या, इस चैप्टर को लेकर के हम पहली क्लास लेकर के आए हैं। चलिए शुरू करते हैं। इस पूरे चैप्टर में भारत की जनसंख्या से संबंधित जितने भी फैक्ट हैं, जितने भी चीज़ें हैं जो कि एग्ज़ाम में इम्पोर्टेंट हो सकती है, उसको समझेंगे। यह क्लास 12th क्लास के जो स्टूडेंट हैं जिनके पास ज्योग्राफी है उनके लिए इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा जो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी प्रकार का कोई एग्ज़ाम हो, उनमें यदि ज्योग्राफी आती है तो उसका बेस क्लियर करने में भी बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। इस प्रकार ये क्लास न केवल 12th क्लास के बच्चों के लिए बल्कि सभी के लिए इम्पोर्टेंट रहेगी। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहला टॉपिक है भारत में जनसंख्या घनत्व का स्थानिक वितरण। जनसंख्या घनत्व क्या होता है हम पहले पिछले क्लासों में जान चुके हैं, लेकिन एक बार हल्का सा बता देता हूँ। जनसंख्या घनत्व का मतलब ये है कि जनसंख्या और क्षेत्रफल का अनुपात, यानी कि क्षेत्रफल के कितने क्षेत्रफल के ऊपर कितने लोग रहते हैं, उनका जो ये अनुपात है, उनका जो रेशो है, उसे हम जनसंख्या घनत्व कहते हैं। तो भारत में जो जनसंख्या है उसका स्थानिक वितरण, यानी कि कौन कौन से क्षेत्र हैं ज़्यादा जनसंख्या जहाँ पर रहती है, कौन कौन से क्षेत्र है जहाँ कम जनसंख्या रहती है, कौन कौन से क्षेत्र है जहाँ मध्यम स्तर की जनसंख्या रहती है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अति न्यून जनसंख्या घनत्व। ये ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ 1 वर्ग किलोमीटर में 76 लोग भी नहीं रहते, यानी कि क्षेत्र से कम लोग, 76 से भी कम लोग जहाँ रहते हैं, ऐसे क्षेत्रों को अति न्यून जनसंख्या घनत्व वाले क्षेत्र कहा जाता है। कौन कौन से राज्य हैं? अरुणाचल प्रदेश भारत का सबसे कम जनसंख्या घनत्व है, मात्र 17 लोग 1 किलोमीटर में रहते हैं, प्रति वर्ग किलोमीटर 17 लोग रहते हैं। अरुणाचल प्रदेश में सबसे कम जनसंख्या घनत्व है। उसके अलावा राजस्थान का पश्चिमी भाग, सिक्किम, मेघालय, नागालैंड, ये ऐसे राज्य हैं जहाँ जनसंख्या घनत्व बहुत कम पाया जाता है। कारण क्या है देख लेते हैं। अरुणाचल प्रदेश हम सभी समझते हैं कि पूर्वोत्तर भारत का राज्य है, जहाँ पर प्लेन टेरेन, यानी कि भूमि बहुत उबड़ खाबड़ है, पर्वत है, पठार है, बहुत ज़्यादा घने फॉरेस्ट है, बहुत ज़्यादा घने वन है, बहुत ज़्यादा बारिश वगैरह होने के कारण, यानी कि वहाँ की क्लाइमेट भी अच्छी नहीं है और ज्योग्राफी भी अच्छी नहीं है, जिसके कारण वहाँ जनसंख्या घनत्व कम देखने को मिलता है। दूसरा है पश्चिमी राजस्थान। राजस्थान का पश्चिमी भाग, यानी अरावली के बाद पाकिस्तान के साथ तक, यानी अरावली से लेकर के पाकिस्तान तक का जो क्षेत्र है उसमें भी बहुत कम जनसंख्या मिलती है। कारण हम सभी समझते हैं, यहाँ पर तापमान बहुत ज़्यादा होता है, गर्मी ज़्यादा होती है, भूमि अनुपजाऊ है, बारिश होती नहीं है। इन सभी विपरीत परिस्थितियों के कारण पश्चिमी राजस्थान में भी बहुत कम जनसंख्या रहती है। उसके बाद सिक्किम, मेघालय और नागालैंड, ये सभी राज्य पूर्वोत्तर के राज्य हैं। यहाँ पर बारिश ज़्यादा होती है, बहुत घने वन हैं, इसके अलावा पहाड़ियाँ और पठारी भाग है, जहाँ पर जनसंख्या के निवास करने के लिए पर्याप्त भौगोलिक क्षेत्र नहीं है, अच्छी सुविधाएं नहीं हैं, जिसके कारण यह जनसंख्या घनत्व बहुत कम पाया जाता है। उसके बाद न्यून से लेकर के मध्य, न्यून मध्य कौन से क्षेत्र आएंगे जहां जनसंख्या घनत्व 76 से लेकर के 200 तक रहता है। 76 से 200 तक जनसंख्या घनत्व वालों में सबसे पहला राज्य है उत्तराखंड। हम सभी समझते हैं उत्तराखंड में भी पर्वत और पठार है, हिमालय का भाग है, परंतु यहाँ पर फिर भी थोड़ी ज़्यादा जनसंख्या आ जाती है क्योंकि पर्यटन के लिए लोग ज़्यादा आते हैं, पर्यटन क्षेत्र यहाँ अच्छे खासे विकसित है। उसके बाद राजस्थान का जो क्षेत्र है उसमें भी जनसंख्या कम मात्रा में देखने को आपको मिलेगी। उसके बाद जम्मू कश्मीर है, यहाँ पर भी पर्वत पठार वगैरह आपको देखने को मिलते हैं, इसलिए यहाँ पर कम जनसंख्या मिलती है, परंतु यहाँ पर पर्यटन वगैरह आते रहते हैं, इसलिए थोड़ी बहुत जनसंख्या है। और यही कारण है कि हिमाचल प्रदेश में भी बहुत ज़्यादा पर्वतीय भाग होने के बावजूद जनसंख्या अति न्यून है, बहुत ज़्यादा कम नहीं है, ठीक ठाक जनसंख्या है, क्योंकि पर्यटक वगैरह आते रहते हैं। ठीक है। राजस्थान का जो क्षेत्र है उसका पूर्वी भाग जो है, वहाँ पर अरावली से टकरा करके मानसून की हल्की फुल्की बौछार आ जाती है, थोड़ी बहुत बारिश आ जाती है और थोड़ी सिंचाई भी हो जाती है, जिसके कारण न्यून से लेकर के मध्य तक जनसंख्या घनत्व देखने को मिल जाता है।
उसके बाद मध्यम जनसंख्या घनत्व। मध्यम जनसंख्या घनत्व का मतलब 151 से लेकर के 350 लोग प्रति वर्ग किलोमीटर में रहते हैं। कौन कौन से राज्य हैं? आंध्र प्रदेश, असम, दक्षिण कर्नाटक, गुजरात, पश्चिम हरियाणा और दक्षिण पंजाब। ये ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ जनसंख्या कम मात्रा में तो मिलती है लेकिन बहुत ज़्यादा कम नहीं है, क्योंकि यहाँ पर कृषि वगैरह का ठीक ठाक विकास हुआ है, इंडस्ट्रीज ठीक ठाक लगी है, कृषि वगैरह का ठीक ठाक विकास हुआ है, इसलिए यहाँ पर मध्यम जनसंख्या पाई जाती है। जैसे कि आंध्र प्रदेश का क्षेत्र है, यहाँ पर तंबाकू की खेती की जाती है और भी कुछ उद्योग लगे हैं। असम के अंदर चाय वाला क्षेत्र है जिसके कारण यहाँ जनसंख्या ठीक ठाक देखने को मिल जाती है। कर्नाटक के दक्षिणी भाग में जलवायु ऐसी है कि वहाँ जनसंख्या ठीक ठाक देखने को मिल जाती है। पश्चिमी हरियाणा जो है वहाँ पर शुष्क जलवायु होने के कारण जनसंख्या कम मिलती है। दक्षिणी पंजाब के कारण भी यही है कि दक्षिणी पंजाब भी राजस्थान के साथ टच होता है और वहाँ पर जनसंख्या थोड़ी कम देखने को मिल जाएगी। उसके बाद उच्च जनसंख्या घनत्व, जहाँ जनसंख्या बहुत ज़्यादा मात्रा में देखने को मिल जाएगी, बहुत ज़्यादा डेंस जनसंख्या है। ये 351 से लेकर के 700 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में रहते हैं, यानी कि 1 वर्ग किलोमीटर में 350 से 700 लोग रहते हैं। कौन कौन से राज्य हैं? तमिलनाडु है, झारखंड है, पंजाब है, गोवा है, हरियाणा है। ये सारे राज्य ऐसे राज्य हैं जहाँ जलवायु बहुत अच्छी है, उत्पादकता बहुत अच्छी है, इंडस्ट्रीज वगैरह लगी हुई है। तमिलनाडु का जो क्षेत्र है वहाँ पर काफ़ी अच्छी जलवायु है, कावेरी नदी बहती है जिसके कारण वहाँ जनसंख्या ज़्यादा मात्रा में देखने को मिलती है। झारखंड जो है वहाँ पर आपको खनिज वगैरह देखने को मिलेंगे, खनिजों के खनन के लिए यहाँ पर जनसंख्या ज़्यादा है। पंजाब यानी 5 नदियों का आब, ऐसा क्षेत्र जहाँ 5 नदियाँ बहती है, पर्याप्त मात्रा में जल है, अच्छी कृषि होती है तो जनसंख्या घनत्व ज़्यादा है। गोवा छोटा सा राज्य है, पर्यटन के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, बहुत ज़्यादा पर्यटक आते हैं, टूरिस्ट आते हैं, इसलिए यहाँ पर जनसंख्या अच्छी खासी है। और हरियाणा के अंदर भी कृषि अच्छे से फलती फूलती है, ज़्यादा कृषि अच्छी उत्पादकता के कारण यहाँ जनसंख्या ज़्यादा देखने को मिल जाएगी। उसके बाद उच्च जनसंख्या घनत्व, ऐसे जनसंख्या घनत्व जहाँ 701 से 1200 लोग प्रति वर्ग किलोमीटर में रहते हैं। पहला राज्य है बिहार। भारत में यदि पूछा जाए राज्यों में जनसंख्या घनत्व किस राज्य में सबसे ज़्यादा है? बिहार। ठीक है, यहाँ पर 1100 से भी ज़्यादा लोग प्रति वर्ग किलोमीटर में रहते हैं। कारण क्या है? बहुत ज़्यादा उपजाऊ भूमि है, कृषि बहुत अच्छे से होती है, नदियाँ खूब बहती है, पानी की कमी नहीं है, समतल भाग है, अत्यधिक कृषि उत्पाद के कारण यहाँ जनसंख्या बहुत ज़्यादा है, साक्षरता कम है जिसके कारण भी जनसंख्या ज़्यादा है। दूसरा है पश्चिम बंगाल। डेल्टाई भाग है, गंगा और ब्रह्मपुत्र का यहाँ पर बहती है, यहाँ उसकी सहायक नदियाँ भी है और डेल्टा की अत्यंत उपजाऊ यहाँ पर भूमि होने के कारण ज़्यादा मात्रा में जनसंख्या रहती है। उसके अलावा यहाँ पर जैसे उत्पादकता का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि यहाँ चावल की 3 फसलें ओस, अमन और बोरो यहाँ पर ली जाती है। पश्चिम बंगाल में अत्यधिक उत्पादकता होती है, इसी कारण यहाँ जनसंख्या ज़्यादा देखने को मिलती है। इसके अलावा केरल और उत्तर प्रदेश में भी जनसंख्या ज़्यादा आपको देखने को मिल जाएगी। कारण वही है, जलवायु बहुत अच्छी है, कृषि अच्छे से हो जाती है। उसके बाद अंत में है अति उच्च जनसंख्या घनत्व। 1200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से भी ज़्यादा लोग, 1 वर्ग किलोमीटर में 1200 से भी ज़्यादा लोग रहते हैं। अब यहाँ सबसे पहला नाम आता है यूनियन टेरिटरी दिल्ली। नई दिल्ली और दिल्ली दोनों को मिला करके यहाँ 11,000 से भी ज़्यादा लोग प्रति वर्ग किलोमीटर में रहते हैं। अब हम कंपैरिजन कर सकते हैं, जहाँ अरुणाचल प्रदेश में मात्र 17 लोग 1 वर्ग किलोमीटर में रहते हैं, वहीं दिल्ली के अंदर आपको देखने को मिलेगा 11,000 से भी ज़्यादा लोग 1 वर्ग किलोमीटर में रहते हैं। उसी प्रकार लक्षद्वीप है जहाँ 2013 लोग प्रति वर्ग किलोमीटर में रहते हैं। चंडीगढ़ में भी 9,352 लोग प्रति वर्ग किलोमीटर में रहते हैं। अत्यधिक जनसंख्या है, कारण हम सभी समझते हैं ये दोनों ही राज्य की राजधानियां हैं, ये देश की राजधानी है, राज्य की राजधानी है, उद्योग धंधे खूब विकसित हुए हैं, प्रशासन की दृष्टि से भी इम्पोर्टेंट है। इन सभी के कारण ये अति उच्च जनसंख्या घनत्व यहाँ आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, अब ये सब समझने के बाद हमारा अगला टॉपिक रहेगा धार्मिक समुदाय। मतलब ये है कि भारत के अंदर कौन कौन से धार्मिक समुदाय रहते हैं, कितनी मात्रा में रहते हैं, कहाँ कहाँ ज़्यादा मात्रा में है, कहाँ कम मात्रा में है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला है हिंदू।
भारत में सबसे ज़्यादा मात्रा में हिंदू रहते हैं, जो कि कुल जनसंख्या का 79.8% के लगभग है। यानी कि हिंदू कुल जनसंख्या का लगभग 80% भाग है। ठीक है, विश्व की जनसंख्या में लगभग 12% जनसंख्या हिंदुओं की है। यदि पूरे विश्व में देखा जाए तो ईसाइयों के बाद सबसे ज़्यादा हिंदू हैं और उसके बाद मुस्लिम आते हैं। इतनी ज़्यादा जनसंख्या भारत में है हिंदुओं की और पूरे विश्व में हिंदुओं का स्थान 12% के साथ दूसरे नंबर पर है। ठीक है, पंजाब, उत्तर पूर्व के राज्य, जम्मू कश्मीर, इन 3 क्षेत्रों को यदि छोड़ दिया जाए, इसके अलावा केरल का मामलपुर जिला है उसको छोड़ दिया जाए, तो पूरे भारत में सभी राज्यों में हिंदू मेजॉरिटी में है, हिंदू बहुसंख्यक है। ठीक है, 3-4 राज्य और कुछ जिलों को छोड़ करके पूरे भारत में हिंदू मेजॉरिटी में रहते हैं। ठीक है, दूसरे नंबर पर है मुस्लिम। कुल जनसंख्या का 14.2% था 2011 के जनगणना के अनुसार। नई जनगणना में डाटा चेंज हो सकते हैं, देख लेंगे। सबसे ज़्यादा संख्या के मामले में यदि बात करूं तो उत्तर प्रदेश में रहते हैं। उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या का 19.26% अकेले उत्तर प्रदेश में मुस्लिम रहते हैं। ठीक है, उसके बाद केरल, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, गुजरात, इन सभी में दूसरे नंबर के बहुसंख्यक है, यानी कि बहुसंख्यक हिंदू है। दूसरे नंबर पर जो आते हैं वो केरल, पंजाब, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, गुजरात, इन सभी में दूसरे नंबर पर मुस्लिम है। ठीक है, उसके अलावा जम्मू और कश्मीर में भी बहुत ज़्यादा मात्रा में मुस्लिम रहते हैं। ठीक है, इसके बाद ईसाई धर्म 2.78 करोड़ लोग हैं, जो लगभग 2% बैठते हैं। पूर्वोत्तर के राज्य मिजोरम, नागालैंड, मणिपुर, मेघालय, इसके अलावा गोवा और केरल में सबसे ज़्यादा ईसाई रहते हैं, बाकी लगभग मेजॉरिटी में है। पंजाब में भी ईसाई वर्तमान में बढ़ते जा रहे हैं, लगभग कुल जनसंख्या का 10% के लगभग आ चुके हैं। नई जनगणना के अनुसार पता चलेगा क्या कुछ कितना कैसे। ठीक है, उसके बाद सिख है 2.08 करोड़ के साथ 1.7% जनसंख्या में रखते हैं और सबसे ज़्यादा सिख पंजाब में ही रहते हैं। उसके बाद हरियाणा, राजस्थान के कुछ क्षेत्र और लगभग पूरे भारत में सिख देखने को मिल जाएंगे। इसके अलावा विश्व के भी अलग अलग देशों में सिख फैले हुए। सबसे ज़्यादा सिखों की बात करूं तो कनाडा के अंदर है। ठीक है, और कौन कौन से धर्म हैं? बौद्ध धर्म है, लगभग 84 लाख जनसंख्या है। जैन धर्मों की 45 लाख लोग रहते हैं। इसके अलावा भी और अलग अलग जनसंख्या हमें देखने को मिलती है। मुख्य रूप से पूरे लेसन में 3 टॉपिक थे। एक था भारत में जनसंख्या का स्थानिक वितरण, दूसरा है धार्मिक समुदाय या संगठन, और तीसरा महत्वपूर्ण टॉपिक है भाषा के आधार पर कौन कौन सी भाषाएं भारत में बोली जाती है, वो हम अभी देख लेते हैं। भारतीय भाषा परिवार में 4 मुख्य भाषा परिवार हैं। सबसे पहला हम आग्नेय से शुरू करते हैं। आग्नेय या ऑस्ट्रिक भाषा परिवार। इस भाषा परिवार में मुंडा और खासी मान खमेर 2 मुख्य भाषाएं आती है, जिनका प्रयोग मुंडा जनजाति और खासी जनजाति करती है। यानी कि यह जनजातियों द्वारा बोले जाने वाली भाषा परिवार है, लेकिन आजकल मुख्य धारा में भी आ चुका है। पूर्वोत्तर भारत में हम केंद्रित मान सकते हैं इसको। उसके बाद चीनी तिब्बती भाषा परिवार। इसमें 3 मुख्य भाग हैं। पहला है तिब्बती हिमालय, यानी कि हिमालय का वो भाग जो तिब्बत के साथ टच करता है या तिब्बत में भी कुछ भाग में बोली जाती है। ये हिमाचल प्रदेश के कुछ क्षेत्र हैं, लद्दाख के कुछ क्षेत्र हैं। उसके बाद उत्तरी असम और असम म्यांमारी, इन क्षेत्र के अंदर भी चीनी तिब्बती भाषा परिवार की भाषाओं को बोला जाता है। ठीक है, उसके बाद महत्वपूर्ण भाषा परिवार हैं 2, द्रविड़ भाषा परिवार, भारतीय यूरोपीय भाषा परिवार। क्योंकि सबसे ज़्यादा भारतीय यूरोपीय भाषा परिवार भारत की जनसंख्या द्वारा बोला जाने वाली भाषा है। लगभग 80% के लगभग भारतीय यूरोपीय भाषा परिवार और लगभग 18% के करीब द्रविड़ भाषा परिवार की भाषाओं को बोला जाता है। बाकी ये दोनों बहुत कम बोली जाती है। ठीक है, द्रविड़ भाषा परिवार में दक्षिण द्रविड़ भाषा परिवार, जिसमें तमिल और कन्नड़ जैसी भाषाएं आती है, इन्हें दक्षिण द्रविड़ भाषा का परिवार कहते हैं। मध्य द्रविड़ भाषा परिवार में तेलुगु, जो कि कर्नाटक और आंध्र प्रदेश वाले क्षेत्र में है, वो बोली जाती है। उत्तर द्रविड़ में कुरुख नामक एक लैंग्वेज आती है, जो कि जनजातियों वगैरह द्वारा बोली जाती है। ठीक है, उसके बाद भारतीय यूरोपीय भाषा परिवार, सबसे बड़ा भाषा परिवार जो भारत में बोली जाने वाली भाषाएं हैं।
इसमें ईरानी भाषा परिवार यानी कि ईरान वाले क्षेत्र में और भारत के दूसरे पड़ोसी देशों के अंदर बोली जाने वाली भाषाएं हैं। ठीक है। उसके बाद दर्दी आर्य भाषा परिवार, ये भी भारत और उसके कुछ पड़ोसी देशों में बोली जाती है, विदेशों में बोली जाती है। ठीक है। इसमें फारसी भाषा को हम शामिल कर सकते हैं। अब सबसे महत्वपूर्ण है इंडो आर्य भाषा परिवार। ठीक है। इसमें उत्तरी आर्य भाषा परिवार में पहाड़ी भाषाएं जैसे कि नेपाली है, जैसे कि अन्य सिंधी वगैरह जो पहाड़ी क्षेत्रों में बोले जाने वाली भाषाएं हैं। उसके बाद उत्तर पश्चिमी भाषा परिवार आर्य भाषा परिवार में सिंधी भाषा को मुख्य रूप से हम शामिल कर सकते हैं, सिंधी और उसके आसपास की भाषाएं। उसके बाद दक्षिणी आर्य भाषा परिवार में मराठी कोंकणी, ध्यान रहे मराठी और कोंकणी भाषा को हम द्रविड़ भाषा में शामिल कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखना है एमसीक्यू में यदि देखने को मिल जाए तो कोंकणी एक दक्षिण भाषा परिवार का लैंग्वेज है, भाषा परिवार की भाषा है। ठीक है। उसके पूर्वी भाषा परिवार में ओडिया और बिहारी है। ओडिया भाषा भी इंडो आर्य भाषा या भारतीय यूरोपीय भाषा परिवार का हिस्सा है। उसके बाद मध्य भाषा परिवार में हिंदी, पंजाबी जैसी महत्वपूर्ण और बड़ी भाषाएं हैं जो कि पूरे लगभग उत्तर भारत में बोली जाती है। उम्मीद है ये पूरा लेसन आपको समझ में आया होगा। यदि आपको ये अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, आगे से आगे शेयर करें। थैंक यू सो मच। यहाँ तक देखने के लिए धन्यवाद।